हेलो भाई लोग, जय हिंद। हम लोग कर रहे थे ग्रुप डी का सेट। देखिए इसी बुक से सेट नंबर 1 कर चुके थे, अब सेट नंबर 2 करेंगे। थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा सेट है वो रेगुलर नहीं आ पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 46 से। प्रश्न संख्या 46 में कहता है पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए ऊपर लिख चुके हैं सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो बहुत सा फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है। अब बात रहा सर जी फार्मूला के अनुसार अगर n इंटू एन प्लस 1 याद है तो n का मान 20 है। 20 गुने 20 है 21, 420। कितना हो गया? 420 उत्तर हो गया। तो ये तो जब हुआ, कब? जब फार्मूला याद रहा तब। अब फार्मूला याद नहीं रहा तब क्या करेंगे? तो फिर 2, 4, 6, 10 ऐसे करके लिख के जोड़िए, उसमें परेशानी है। या फिर एक तरीका और है, देखिए हम मान लेते हैं कि पहली 3 सम संख्या, तो पहली 3 सम संख्या का योग। देखिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से। फार्मूला याद है, आसान है। नहीं याद है तो ऐसे करेंगे। देखिए कैसे फार्मूला याद करेंगे। तो सबसे पहले 3 सम संख्या का योग हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे? पहले 3 सम संख्या 2, 4, 6। कितना हो गया? 4, 2, 6, 6, 6, 12। कोई दिक्कत नहीं। अगर बोल देगा पहली 4 सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8। कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12, 8, 20। कोई दिक्कत? अब देखिए जो 12 आया, 3 सम संख्या है तो 3 गुने 4 लिखेंगे तो 12 नहीं आ जाएगा। ये 20 आया, ये पहली 4 सम संख्या है तो 4 गुने 5 लिखेंगे तो 20 नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझेंगे इसको? अगर पहली 4 सम संख्या है तो n हो गया हमारा, तो n इंटू एन प्लस 1 हो गया। इसीलिए यहाँ भी इसको 3 है तो 3 को n मानेंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। याद है तो तुरंत बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 1000 के 1000 के परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का योग। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती का जब बात है तो पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले और परवर्ती मतलब बाद। तो कहता है 1000 का, तो 1000 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती एक कम करेंगे। ठीक है। और 1000 का परवर्ती मतलब 1000 में एक जोड़ेंगे। अब इसका योग पूछ रहा है तो योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 से 1 कट जाएगा। 1000 प्लस 1000 कितना हो गया सर जी? 2000। कहाँ दिक्कत है? इसको मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाना है। सर जी पत्थर बिछाना है। सबसे पहले प्रांगण यानी एरिया, टोटल एरिया जिसमें बिछाना है वो कितना है? तो 30 मीटर चौड़ा है या फिर लंबा है और 17.5 मीटर चौड़ा है। ठीक है। तो हो गया प्रांगण का क्षेत्रफल। इसमें टाइल्स बिछाना है और टाइल्स का लंबाई चौड़ाई जो है वो 2.5 गुने 2 है। टाइल्स का लंबाई कितना है? 2.5 गुने 2। तो कितना मात्रा में, मतलब कितना टाइल्स लगेगा, कितना संख्या? तो कुल एरिया में से एक टाइल्स के एरिया से भागा देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारा आ जाएगा। काटेंगे 25, देखिए दशमलव से दशमलव कट गया। 25 सतह 75 से दिख रहा है, ये 2 से काटेंगे 15, 15 सतह 75 से 5, 105 आया। तो कितना टाइल्स लग जाएगा? 105 टाइल्स। दिक्कत है। सबसे बड़ी बात, आपको आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिखाने के लिए हमें एडिटिंग करना होता है और हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि PDF डाउनलोड करके एक बार उसको देख लें और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन करें, क्योंकि हम क्वेश्चन अब स्क्रीन पे नहीं डालेंगे। कहता है अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप। अर्धवृत्ताकार धनुष है, अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर है। तो धनुष का व्यास बताइए। देखिए यही है, या तो व्यास बोल दिया है। धनुष की बात है तो इसको डोरी भी बोल सकता है। देखिए धनुष है हमारा, है ना। अब इसका हमको परिमाप दे रखा है। तो भाई साहब परिमाप दे रखा है तो परिमाप में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले ए आएगा, है ना। और उसके बाद ए भी त्रिज्या, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे।
परिमाप मतलब क्या होता है? घेरा। तो घेरा अगर केवल इसी को लेंगे, इधर नहीं लेंगे, तो घेरा बनेगा, परिमाप बनेगा? नहीं बनेगा। तो परिमाप के लिए इसका लंबाई भी चाहिए और इसका भी लंबाई चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वृत्त का अर्ध परिमाप। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2πr। तो 2πr पूरा का होता है। अब चूँकि आधे का लेंगे तो क्या होगा? πr प्लस r और r क्या हो जाएगा? 2r। r यहाँ भी कॉमन लेंगे। r क्या लेंगे कॉमन? पाई का मान 22/7 और प्लस 2 और अर्ध परिमाप दे कितना रखा है? 72, ठीक है। r गुने अब 7 दूना 14 और 22, तो 22 10 32 और 4 36/7 बराबर 72। 36 दूनी 72, r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब पूछता है क्या भाई साहब? व्यास। व्यास यानी डी। तो व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना 14। ये 14 है भाई साहब। त्रिज्या कितना है? 14। तो हमारा आपका नहीं, अर्धवृत्त का व्यास जो होगा वो होगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला कहता है 10 स्त्रियाँ 15 साड़ी 5 दिन में बुन सकती है। 10 स्त्रियाँ 15 साड़ी 5 दिन में बुन सकती है। तो 120 साड़ी 8 दिन में बुनने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? तो देखिए आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं, एनटीपीसी के सेट से चला रहे हैं कि M1 D1 इसी में H1 भी होता है बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। समझ रहे हैं ना? M से माइन मतलब आदमी की संख्या, D से डे यानी दिन, H से आवर यानी घंटा, W यानी काम 1, काम 2, आदमी, दिन, घंटा। तो 2 कंडीशन होता है इसमें। पहला कंडीशन क्या है? कहता है 10 स्त्री। तो स्त्रियों की संख्या कितना है? 10। कितना दिन में कर सकता है सर जी? 15 दिन में। कहाँ लिखा हुआ? 10 स्त्री 15 साड़ियाँ 5 दिन में कर सकता है। दिनों की संख्या 5। अब घंटा नहीं दे रखा है। अब कहता है कितना साड़ी? 15 साड़ी। तो काम कितना है? साड़ी बनाना काम है, तो यहाँ साड़ी की संख्या 15 है, तो W के सामने देंगे। अब कहता है कितनी महिलाएं? तो कितनी महिलाएं? तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है यानी M2 पूछ रहा है ना जी। तो यहाँ से महिलाओं की संख्या M2 की जगह कुछ मान लेते हैं, तो महिलाओं की संख्या मान ले जाए W, ठीक है। कहता है कितनी महिलाएं? 120 साड़ी 8 दिन में, 8 दिन, तो D2 कितना हो गया? 8। साड़ी की संख्या 120। कोई दिक्कत नहीं। काटिए 15 8 20 से 8 से 8 कट गया। हमारा W बराबर हो जाएगा 10 × 5 = 50। स्त्री जो है हमारा काम कर पाएगी। कहीं दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न और भी बेहतर है। कहता है एक धनराशि कितनी है? यानी धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मूलधन। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 53। चलिए इसको उठा लेते हैं हाथ में। कहता है वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक है यानी 365 दिन, साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रति दिन का ब्याज होता है। सर जी ब्याज कितना होता है? प्रतिदिन का 2 रुपया। अब मूलधन पूछ रहा है तो ब्याज बराबर क्या होगा? तो ब्याज यानी 2 रुपया बराबर मूलधन। तो मूलधन को हम P मानते हैं गुने समय। समय कितना है? 1 दिन का ब्याज है ना जी। तो 1 दिन का ब्याज है, तो 1 दिन का ब्याज है 2 रुपया। तो 1 अब गुने दर कितना है? 5%। अब 5% दर कितना का है? वार्षिक है। वार्षिक मतलब 365 दिन का। तो 365 दिन का जो ब्याज है वो 5% है। तो 1 दिन का ब्याज कितना होगा? तब 5/365% होगा, है ना जी। तो 5/365 और गुने कितना हो जाएगा? 100। तो मूलधन गुने समय गुने दर। दर कितना है? 5/365 और गुने 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15। तो यहाँ से मूलधन बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना होगा, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 146 पे 00 यानी 14,600 रुपया हमारा क्या था? मूलधन था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। कहता है भाई साहब ये प्रश्न संख्या 52 था, 53 अब होगा। ये गलत लिख दिया नंबरिंग, कोई बात नहीं। कहता है एक आदमी 5 रुपया में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसने 5 रुपये में कितने अंडे खरीदा था? तो 20% लाभ का मतलब होता है
20% का मतलब होता है 1/5, मतलब अगर 5 रुपया इसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 1 रुपया लाभ लेगा, तो जो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा वो क्या होगा 6 रुपया। कोई दिक्कत? क्रय मूल्य हमारा ये बटा नहीं है सर जी, क्रय मूल्य हमारा 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ अंडे की संख्या है, मान ले 6 और 5 30 अंडा है, तो 5 रुपया में 30 अंडा खरीदा तो 1 रुपया में कितना अंडा खरीदा, सॉरी 5 रुपया में 30 अंडा तो 1 रुपया में 6 अंडा, और 6 रुपया में 5 अंडा, सॉरी 6 रुपये में 30 अंडा तो 1 रुपया में 5 अंडा बेचा, यानी 1 रुपया में 6 अंडा खरीद के 1 रुपया में 5 अंडा बेच रहा है। समझिए कैसे, देखिए कहता है 20% लाभ है, 20% लाभ का मतलब क्या, 5 रुपये में खरीदा 6 रुपये में बेचा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं अंडों की संख्या, तो कुल अंडा मान लेते हैं 30, उसके पास अगर 30 अंडा है और उसको 5 रुपये में खरीद रहा है तो 1 रुपया में 6 अंडा खरीदेगा। अब इसके 6 रुपये में बेचा 30 अंडा, जो अंडा खरीदा उसको बेचेगा, तो 6 रुपये में खरीदा 30 बेचा 30 अंडा तो 1 रुपये में 5 अंडा बेचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी। अब कहता है 10 अंडे बेचा, तो जिसको हम 5 अंडा कह रहे हैं उसके जगह पर कितना अंडा बेचा 10 अंडा, यानी इसका दोगुना, जब इसका दोगुना है तो इसका भी दोगुना होगा, यानी 6 दूना 12 अंडा, यानी खरीदा कितना अंडा 12 अंडा, बेचा कितना अंडा 10 अंडा। तो वही तो पूछ रहा है सर जी कि 5 रुपया में कितने अंडे को ख़रीदा था, तो 5 रुपया में कितना अंडा ख़रीदा 12 अंडा, और 6 रुपया में कितना अंडा बेचा 10 अंडा, है ना जी, रुपया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अच्छा है और भी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए भैया देखते हैं, कहता है कि x + 5 + 1/x + 1 का वैल्यू 6 है, तो x + 1 के होल क्यूब + 1/x + 1 का होल क्यूब का वैल्यू बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए होल क्यूब में पिछ रहा है, यानी a³ + b³ है ना जी, तो इसको x + 1 बनाना है तो इसमें क्या करना होगा 4 घटाना होगा, तो इधर जब 4 घटाएंगे तो इधर भी 4 घटाएंगे, तो 5 में से 4 जाएगा 1, तो क्या बचा x + 1, x + 1 + 1/x + 1 बराबर कितना बचा 2। इधर भी होल क्यूब कर दीजिए, इधर भी होल क्यूब कर दीजिए, तो हो जाएगा a + b का होल क्यूब बराबर क्या होगा a³ + b³, यानी 1+ है ना जी b³। ठीक है, पूरा का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कुछ होना जाने थोड़ी ना, तो 1 को छोड़ देंगे। + 3ab, तो ab, तो a का मान कितना है, देखिए लाइए कर देते हैं इंटू a + b, तो x + 1 + 1/x + 1 और 2 का क्यूब 8। देखिएगा a + b का जो होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + 3ab इंटू a + b, हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, देखिए ए बी तो ऐसे भी कट जाएगा आपस में, क्यों, इसीलिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में इतना टाइम टेकिंग नहीं लेना। इसी का तो मान पूछ रहा है ना, इसी का मान पूछ रहा है, तो इसको साइड रखते हैं। अब इस पर काम करते हैं, 3 है तो पहले ये दोनों में गुना होगा, तो a + b का देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों से गुना होगा तो a + b के होल स्क्वायर, तो a²। चलिए इसको हम ऐसे नहीं करते हैं, 3 का 3 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसमें 4 हम घटाए थे तो आया क्या था, तो घटाने के बाद जो हमारा आया था 4 घटाने के बाद x + 1 क्यूब तो बाद में ना दिया जी। अरे भैया समझिए, कंफ्यूज मत होइए, देखिए क्या कहना चाहते हैं, समझिए ठीक से समझिए यार। 4 घटाएंगे तो क्या बचा x + 1 प्लस 1/x + 1 = 2, इतना बचा, कोई दिक्कत नहीं। जब होल क्यूब करेंगे तो इधर क्या बना x + 1 का होल क्यूब + 1/x + 1 का होल क्यूब प्लस 3a से ab, तो a से b कट जाएगा, तो क्या बचा x + 1 बटा x + 1 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसको रहने देते हैं +3, इसका वैल्यू कितना है देखिए 2, तो 3 × 2 = 8, तो 3 और 2 कितना हो गया 6, तो 6 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो इधर जब 8 से 6 घटेगा तो बचेगा क्या 2, तो इधर हमारा हो गया x + होल क्यूब
x1/x + 1 के होल क्यूब बराबर 8 में से 6 जाएगा 2, उत्तर हो गया। केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए दे रखा है m + n बराबर -2, तो m³ + n³ - 6mn का वैल्यू हमें बताएं, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए, तो a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab, तो 3ab यानी क्या बनेगा 3mn × m + n, ठीक है। होल क्यूब किया, तो इसको हम लिख करके नहीं करेंगे, ऐसा ही डायरेक्ट करेंगे मन में, ठीक है। चलिए मिटा दिए, तो हमारा क्या बन गया सर जी, होल क्यूब किए तो इधर भी होल क्यूब होगा, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है -2, तो -2 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, गुना होगा तो -6mn, है ना जी। तो इधर क्या है m³ + n³ - 6mn बराबर कितना हो गया सर जी, -8, यही तो पूछ रहा है। आ गया उत्तर, कहीं परेशानी है। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, प्रश्न संख्या 56 है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, वो वृत्त के ऊपर होता है चतुर्भुज, तो वृत्त के ऊपर चतुर्भुज है, ABCD नाम दे दिए। और कहता है एंगल APB यानी ए वाला जो कोण है 110 है, और CBD ए वाला कोण हमारा 30 है, तो ADB बताइए हमको, ए वाला एंगल बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए वृत्त का एक खासियत है कि मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त है भाई, वृत्त थोड़े ना है, ये तो अंडा बना दिए हम, हाँ। चलिए एक वृत्त बनाते हैं बढ़िया सा, तो मान लेते हैं वृत्त है, और यह एक कोई जीवा है, क्या है, जीवा है, और इस जीवा के माध्यम से हम यहाँ से एक लाइन खींचे इस तरीके से, तो जो देख रहे हैं जो त्रिभुज बन रहा है वो कहाँ है, परिधि पे है, मतलब वृत्त पे है। अब वृत्त पे होने के साथ साथ इसी जीवा पे है, तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो मान लीजिए थीटा कोण बना, ठीक है। और इसी जीवा पर से एक इस तरीके से हम बनाते हैं, और तो ये जो त्रिभुज बना ये भी किस पे है, जीवा पे है, इसी जीवा पे है। तो जब यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ऐसा रूल है, ठीक है। अब इसी पर से एक और लेते हैं, इस तरीके से लीजिए, तो ये जो अभी जो त्रिभुज बना वो भी इसी जीवा पे है, तो इसी जीवा पे है, तो ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा, यानी तीनों थीटा। तो कहने का मतलब हुआ किसी एक ही जीवा से वृत्त पर खींचे गए जो भी कोण बनेंगे वो सभी क्या होंगे, बराबर है। तो एक ही जीवा से 1 2 3 कोण बना, तीनों बराबर हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ देखना है कि देखिए मान लेते हैं ये भी जीवा है, क्या है, जीवा है, चक्रीय चतुर्भुज का एक भुजा भी है लेकिन जीवा भी है। तो जीवा है तो देखिएगा ये जो त्रिभुज ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री इसी पे बन रहा है ना जी, और ये जो कोण देखिए बन रहा है ये भी इसी पे है, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पूरा एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, 180 में 110 इधर है, तो इधर कितना बचा हमारा 70 डिग्री। अब ये 70 है तो ये भी हमारा क्या होगा 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि सामने का कोण बराबर होता है, थीटा तो थीटा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में APB में 70 है 30 है, 70 30 कितना हो गया 100, इस 70 है 30 है, 70 30 100 हो गया, तो ये हमारा कितना हुआ 80 डिग्री, क्या हो गया हमारा 80 डिग्री, तब ना जी 70 30 100 180 हो गया, है ना। अब इसी में से अगर पूछ दे कि भैया ए वाला कोण बताओ, तब तो एक तो है 70 30 100 और प्लस जोड़ करके दूसरा है इस तरीके से। देखिए इस जीवा से देखिए एक कोण यहाँ बना, और इसी जीवा से एक कोण यहाँ बना था, यानी ये 80, तो भी हमारा कितना होगा 80 होगा। तो यही तो पूछा था, 80 डिग्री हो गया उत्तर हमारा। चलिए अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, इस तरह का प्रश्न में काफ़ी लोग फंस जाते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है उसमें sin A बराबर cos B, sin A बराबर cos B, तो cos C का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, बाधा है, समस्या है, रुकावट है, वो है कि इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है वो नहीं दे रखा है। क्या, कौन सा कोण 90 डिग्री है ये नहीं दे रखा है। अगर ये दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो sin A बराबर cos B, तो sin A बराबर cos B को हम क्या लिखेंगे, तो cos B को लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा, है ना जी। तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा,
तो इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो यहाँ से देखिए ए बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो ए बराबर क्या हो गया थीटा यानी बीज, तो यहाँ से जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है यानी ए और बी जोड़ करके 90 डिग्री है, तो सी का मान कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी सी कितना हो गया 90 डिग्री। ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोनों का 180, 180 में 90 इधर है तो 90 इधर होगा। अब कहता है भैया हमको कॉस सी बताइए, तो कॉस 80 का मान कितना 90 है, तो कॉस 90 का मान कितना होगा, कॉस 90 का मान 0 होगा। याद है फार्मूला? नहीं याद है तो कॉस 90 बराबर क्या होता है साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न कुछ दिन पहले हमने देखा, फेसबुक पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जी। अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है। कहता है यदि बहुभुज है, बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंतरिक कोण दे रखा सर जी, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आंतरिक कोण दे रखा है, आंतरिक कोण कितना है 150 डिग्री। तो सबसे पहले आप इसमें से निकालिए कि बाह्य कोण कितना होगा। तो जो बाह्य कोण जो होता है ना, देखिए कोई भी बहुभुज होता है इस तरीके से, है ना जी, इस तरीके से होता है। तो ये वाला देखिए कोण दे रखा है 150, तो बाह्य कोण कितना होगा, तो कुल कितना होता है, तो पूरा 180, 180 में 150 तो हमारा क्या बचा बाह्य कोण 30 डिग्री। अरे बहुभुज समझते हैं ना जी, बहुभुज देखिए इस तरीके से बनता है। देखिए पॉलीगॉन पढ़े होंगे, देखिए इस तरीके से बहुभुज होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों मिलाकर के आंतरिक और बाह्य 180 होता है। देखिए ये हमारा आंतरिक कोण है 150 डिग्री, ये हमारा बाह्य कोण हो गया कितना 30 डिग्री, है ना। तो बाह्य कोण हो गया। अब बताते हैं आपको, जो बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण का फार्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री और बटे एन, एन मतलब भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण कितना है 30 बराबर 360 बटे एन, काटेंगे 12 बार में, तो एन बराबर कितना हो गया 12, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 12। देखिए आंतरिक कोण से भी फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, लेकिन आंतरिक कोण का जो फार्मूला थोड़ा टफ होता है, इसलिए बाह्य कोण निकालिए, उसके बाद भुजाओं की संख्या निकालिए। अगला प्रश्न देखिए अच्छा है। कहता है, अरे भैया हम नंबरिंग गलत लिख देने लगता है। कहता है 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच में होगा। ऑप्शन 0 से लेकर 10 के बीच में। देखिए 100 से कम, तो 100 से कम बोलता है भाई साहब, तो 100 से कम आप 100 ही लीजिए तत्काल, उसके बाद 100 से कम लेंगे। तो जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 10 होगा, है ना जी, प्लस माइनस 10 होगा। जब 100 से कम की बात करेंगे तो ले लेते हैं 81, इसका वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 9, है ना। तो कहता है कितने के बीच में होगा, बीच मतलब अब जैसे बीच का मतलब होता है जैसे 1 और 3 के बीच में कितना संख्या है, 1 और 3 के बीच में तो 2 है, तो इन दोनों को छोड़ करके, है ना। तो कहता है 100 से कम जितने भी वर्गमूल होंगे वो किन के बीच होंगे। तो 100 से कम है भाई साहब, तो माइनस 10 और प्लस 10 के बीच में होंगे, यानी इन दोनों को छोड़ करके। तो इन दोनों के छोड़ करके प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है एक्स बाई जेड बराबर 15 है। ये जो प्रश्न है आपके पास बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60। इसको थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, नहीं तो फंसने का चांस है। कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 और एक्स बाई जेड और जेड एक्स बराबर 75 है। तो बताइए एक्स प्लस 4 वाई प्लस जेड बटा 3 जेड बटा प्लस जेड बटा 3 जेड, है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ तो सबसे पहली बात है इक्वेशन कितना है, यानी समीकरण 2 गो है, वेरिएबल 3 गो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका मान लेते हैं 5, इसका भी 5 और इसका भी 5, 5 10 15। अब देखिए 5 5 25, एक्स बाई का मान 5, एक्स का 5 5 5 25 25 25 25 25 50 25 75। तो अगर आपके पास लॉजिक है तो इस तरीके से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई साहब,
कि एक्स का भी मान 5 होगा, वाई का भी मान 5 होगा, जेड का भी मान 5 होगा, है ना। अब मान रखेंगे तो 5 और 4 वाई तो 5 के 20, फिर 5 और 3 गुने जेड, 5 3 15, तो 20 और 10 30/15 बराबर 2। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर जी हमको पहले नहीं पड़ता है कि एक्स बाई जेड का मान 5 कैसे हुआ, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स बाई जेड का मान 5 कैसे हो रहा है, तो आप एक तरीके का यूज कर सकते हैं, आप दोनों तरफ होल क्यूब कर दो। तो होल क्यूब करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी एक्स बाई प्लस बी सी बाई जेड प्लस सी ए यानी जेड एक्स, है ना जी। इधर स्क्वायर किए, इधर स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब देखिए इसका मान 2 है, इसका मान कितना है 75, तो 2 गुने 75, तो यहाँ से हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 75 दूना 150, 150 जाके इधर घटेगा तो क्या बनेगा, तो बचेगा 75, है ना जी। क्या बचेगा 75। अब देखिएगा कि 150 बराबर 75 है, 75 बराबर एक्स बाई जेड जेड एक्स है, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे एक्स बाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिएगा यहाँ से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई के बराबर है, बाई स्क्वायर बाई जेड के बराबर है, जेड स्क्वायर जेड एक्स के बराबर था। ऐसा क्यों, तो इसका मतलब है कि एक्स गुने एक्स किसके बराबर है, एक्स गुने बाई, यानी एक्स एक्स के बराबर तो है ही, बाई बाई के बराबर है, तो यानी एक्स बराबर बाई। यहाँ से समझ में आया कि जो बाई गुने बाई स्क्वायर है वो बाई जेड के बराबर है, तो बाई है ही, यहाँ बाई जेड के बराबर है, समझ रहे ना जी। अब देखिए जेड एक्स में वही हाल है, जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड बराबर जेड गुने एक्स, जेड जेड के बराबर ही है ही, जेड और एक्स के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से एक्स बराबर बाई बराबर जेड, एक्स बाई जेड का कुछ ऐसा मान रखिए कि तीनों जोड़ने के बाद 15 आ जाए, तो 5 5, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सोच लीजिएगा। चलिए देखिए दे रखा है प्रश्न संख्या 61 है, कहता है tan थीटा बराबर 3/4/3, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, ये p है यानी लंब है, आधार है, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो 4 × 16 3 3 9 16 25, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, ऐसे भी जानिएगा 3 4 5 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक माइनस साइन थीटा का मान कितना है सर जी, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, p का मान 4/h का मान 5, तो 1 - 4/5 बटा 1 + 4/5 दोनों का वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5, और 5 एकम 5 और 4 9/5 दोनों का वर्गमूल, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 1/9 का वर्गमूल, 1/9 का वर्गमूल क्या होगा 1/3, कोई दिक्कत, हाँ। चलिए अगला आते हैं। अब ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन के हिसाब से, एक ऑप्शन में -1/3 है, एक ऑप्शन में +1/3 है ना, तो प्लस वाले ही लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में मान दे रखा है। चलिए देखिए जो अगला प्रश्न इस तरीके से है, कहता है माध्य 33 है तो मानक विचलन ज्ञात किए। तो मानक विचलन के जो मान होता है वो होता है, सॉरी विचलन गुणांक का जो मान होता है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन बटा माध्य और गुणे 100। मानक विचलन का मान कितना है 13/33 और गुणे 100, तो 1/33 का जो मान होता है वो 3 सही 1/3% होता है, अरे 100/33 का मतलब क्या हो गया 3 सही 1/3% और गुने 13, तो 13 × 39 और अरे सर जी 3 सही 1/33 होता है, ठीक है। तो लगभग 13 × 39% होगा, है ना। 39 सही, इसको सही लेंगे तो 13/33% मतलब 39%। अगला जो प्रश्न है इस तरीके से कहा गया, प्रश्न संख्या है आपका, कहता है P और Q जो है परिमेय संख्या है, P और Q क्या है परिमेय संख्या है। कहता है P - 3 × √5
और ये +4, ये जो बराबर है Q√5 प्लस P का, Q√5 प्लस P के बराबर है। ठीक है, तो P प्लस Q बताइए, P प्लस Q बताइए। जब P प्लस Q बोल रहा है तो देखिए यहाँ से एक समीकरण है, वेरिएबल तो है, तो तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो देखिए ये एक टर्म है इसके बराबर होगा, दूसरा टर्म दूसरे के बराबर होगा, तो इन दोनों टर्म से क्या मालूम चला, P बराबर 4। ठीक है, अब इसको तुलना करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो P का मान 4, तो 4 में से 3 गया 1, क्या हो गया। नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए √5 तो √5 के बराबर है, तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर हो गया P-3। Q बराबर सर जी, तो Q बराबर P का मान कितना 4, 4 में से 3 गया, क्या बचेगा 1। तो कहता है भैया हमको P प्लस Q बता दो। तो P का मान 4, Q का मान 1, कितना हो गया 5। कोई परेशानी है। देखिएगा प्रश्न संख्या 64 अच्छा है। कहता है कि कुल 8 अवलोकन का जो माध्य है वो 10.5 है। भाई साहब तो कुल योग कितना होगा, तो 10.5 × 8, तो 10 × 8 = 80 और 4 × 84, तो कुल योग कितना हो गया 84। उसमें से 7 अवलोकन है, 3 15 7 + 19 + 12, अरे भैया +12 + 17 + 8, तो कुल मिला के 8 अवलोकन में से 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा था, 8वां ज्ञात किए, तो 7 को जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ेंगे कैसे, देखिए 7 × 3 = 10 है ना जी, अब 12, 7 × 3 = 10 हो गया, अब 12 8 20, कोई दिक्कत। तो हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 19 17 17 दूनी 34 और 2 36, 15 अकेले रह गया तो +15, तो जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 20 10 30 30 10 40 40 30 70 70 + 80 81, कितना हो जाएगा 81। तो कुल 84 में से 81 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3। तो हमारा जो 8वां 7वां 8वां अवलोकन है वो कितना है, 3 वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या जो है 65 काफ़ी बेहतरीन है, और देखिए क्या कहता है। कहता है पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी। देखिए 2 आदमी हैं, पुष्पा और रीता, है ना, तो 2 लड़कियां हैं पुष्पा और रीता, दोनों का कुछ ना कुछ प्रेजेंट एज होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पुष्पा का जो प्रेजेंट उम्र है वो 1 है और इसका 22 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि जो पुष्पा की आयु जो है रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना होगा, तो 22 - 2 है। ठीक है, तो कहता है भैया समीकरण नंबर 1 कि जो पुष्पा की उम्र है यानी x, वो किसका दोगुना है, रीता के 2 वर्ष पूर्व के उम्र के दोगुना, यानी 2 × 22 - 2, कोई दिक्कत। तो x बराबर हो जाएगा 2 - 4। और क्या कहता है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो, है ना, यानी x - 22 बराबर 2, ये भी दे रखा है। तो यहाँ से हम करेंगे x - 2y बराबर -4, ये हो गया x - y बराबर 2। तो किसका उम्र पूछ रहा है सर जी, पुष्पा का वर्तमान उम्र, पुष्पा यानी x। तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटेगा, तो x कट गया 2y में से, तो यहाँ हो जाएगा -22, यहाँ हो जाएगा -6, तो y बराबर क्या हो गया 6। जब y बराबर 6 है तो x बराबर क्या होगा 6 × 2 × 22, तो 6 × 12 में से 4 जाएगा 8, यानी x। तो पुष्पा के वर्तमान में कितना था, x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 66 बहुत अच्छा है। ये जो है पार्टनरशिप साझेदारी का प्रश्न है। कहता है राम तथा रहीम किसी चारगाहे को, राम और रहीम है भाई साहब, तो एक तरफ राम है तो रहीम है, तो अरे क्या है जी भुला गए, तो एक राम है एक रहीम है। कहते हैं किसी चारगाहा को 1200 रुपये किराए पर लेता है। राम जो है 500 गाय 9 महीना के लिए
500 गाय रखा 9 महीना के लिए, और रहीम जो है 900 गाय रखा 7 महीना के लिए। कोई दिक्कत है ना? तो जो 500 गाय 9 महीने के लिए, तो कुल कितना यूज किया? तो 9 × 5 = 4500। देखिए गुना क्यों किए बताते हैं। इसको जब काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, है ना? यानी अगर ये 5 यूनिट यूज किया, इसका अगर ऐसे बोल सकते हैं, इसका किराया 5 यूनिट हुआ तो इसका किराया 7 यूनिट हुआ। तो अगर इसको x मान लेते हैं, इधर भी x होगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 12x। अब 12x इसका किराया हुआ, और हुआ कितना? 1200। तो x बराबर कितना? 100। तो 5x बराबर 500 किराया इसका हुआ, 700 किराया इसका हुआ। क्योंकि जितना गाय जितना दिन तक जो ज़्यादा रखेगा वो ज़्यादा किराया देगा, तो इसीलिए अनुपात रख लिए, गुना कर दिए। तो जो ज़्यादा रखा वो ज़्यादा किराया दिया, जो कम रखा वो कम किराया दिया। ठीक है, और इसका कोई फार्मूला नहीं है सर जी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 67 है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 67 कहता है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी का लंबाई तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं x, और प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है 108 मीटर, तो कुल लंबाई हो गया, कुल दूरी हो गया। अब कोई भाई साहब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जो दूरी तय करेगा पार करने में, वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गया? दूरी। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय, है ना जी। तो चाल भी नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं s, चाल हो गया ट्रेन का, और समय कितना? 12 सेकंड में पार कर लेता है। ट्रेन एक ही है। अब वही ट्रेन दूसरे स्टेशन को, तो वही ट्रेन है भाई साहब, तो ट्रेन की लंबाई भी वही होगा, और प्लेटफॉर्म अलग है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बदल जाएगी। अब चूँकि ट्रेन वही है तो स्पीड भी वही है, और 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो कहना है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो अरे भाई साहब, रेलगाड़ी की लंबाई यानी x ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे, 1 से x कटेगा, 14 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 56, इसको घटाएंगे तो 16 में से 12 जाएगा 4s, तो इस बराबर क्या हो जाएगा? 14। अब निकालेंगे x का मान, x बराबर हो जाएगा 14 × 12, हाँ 12 × 4 = 48, 12 में कम 12, 168 हो गया, और माइनस 108, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 60 मीटर, है ना जी। स्पीड, अगर स्पीड पूछेगा तो स्पीड हमारा ऐसे निकल गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए, जब याद तेरी आएगी। चलिए प्रश्न संख्या 68 कहता है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है। भाई साहब सीढ़ी वाला प्रश्न है, ये सांप सीढ़ी वाला नहीं है, ये केवल सीढ़ी वाला प्रश्न है। देखिए ये दीवार है, ठीक है, ये हमारा सीढ़ी है ना जी, इस पर लटका दिए हैं, और 60 डिग्री कोण के साथ दीवार पर टिका हुआ है हमारा सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी ऐसे होता है तिरछा। चलिए अब कहता है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी है। भाई साहब 4.5 मीटर ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। अब देखिए ये थीटा है, तो ये क्या होगा हमारा आधार, थीटा के सामने हमारा क्या होगा? लंब। तो लंब तो निकालना नहीं है, दीवार की लंबाई पूछ रखा है नहीं, तो हमें निकालना है, ई हो गया हमारा h, यही h निकालना है। तो कोई ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिसमें b हो, ये हमारा क्या सर जी? b यानी आधार, और h हो, तो b और h किस में होता है? cos थीटा में। तो cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है? b/h। लीजिए b/h लिखते हैं। b का मान कितना? 4.5, और h तो निकालना ही है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, और जो cos थीटा बराबर होता है वो क्या? cos 60, सॉरी, तो cos 60 बराबर क्या होगा? sin 60 का उल्टा, और sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो 4.5/h। सही है जी, गलत हो गया? हाँ लगता है गलत हो गया। तो cos 60 का जो मान होगा
0 1 2 3 4, तो 60 है तो 3/4, तो √3/2, तो 2/√3, 2/√3 सही लगा कि गलती लगा दिए भाई साहब? हाँ, अगर गलती लगा दिए हैं तो दिक्कत है। प्रश्न संख्या है 68, तो 68 का जो हो जाएगा और कुछ दे रखा है क्या इसमें? एक सेकेंड, गलती कर दी। देखिए, जो cos 60 का मान होता है ना वो sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 4.5/h, तो h बराबर 4.5 × 2 कितना हो जाएगा? 9 मीटर। चलिए एक दो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप प्रश्न देखेंगे 69-70 में एक ग्राफ दे रखा है, इसमें ग्राफ में दे रखा है, ग्राफ को ध्यान से पढ़िए। कहता है 1983 में 100 लाख मात्रा में उत्पादन हुआ और मूल्य है 150 करोड़ रुपया। इसी तरीके से डेटा दे रखा है अलग अलग 83, 84, 85, 86, 87 का, है ना, ईस्वी है ना, ईयर। अब कहता है कि 1986 और 1987 में निर्यातित बिस्किट के टीनों की संख्या में अंतर। तो 86 और 1987 में निर्यातित टीनों का डिफरेंस। तो देखिए 87 में जो हुआ था वो हुआ था 87 में 200 लाख, 200 लाख, और 86 में हुआ था 150 लाख, 160 लाख। जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 लाख। 40 लाख हो गया, यही पूछ रहा था। अब कहता है 1983 से 87 तक निर्यात मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ? तो 1983 से 1987 में निर्यात मूल्य, तो निर्यात मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ? तो 83 में था 150 करोड़ के लिख देते हैं, अरे भाई साहब सी लिख देते हैं, ठीक है। और 87 में हो गया 500 करोड़, 500 सी लिख दिए, ठीक है। तो कितना % का वृद्धि हुआ? तो वृद्धि हुआ 350 करोड़ का। तो % वृद्धि पूछ रहा है, तो 350 करोड़ का जो वृद्धि हुआ कितना पे? 150 करोड़ पे 100 पे कितना? सी से सी कट गया, करोड़ से करोड़, है कोई दिक्कत? अब काटेंगे 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 350 दूना 700/3%। इसको निकालेंगे तो 3 दूना 6, 1 पर 0, 3 तिया 9, 1 पर 0, 3 तिया 9, 233 सही 1/3%। यही था वृद्धि, है ना। तो आज का सेट नंबर 2 ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम सेट नंबर 3 लाएंगे। और ध्यान रखिए, ये जो बुक था इसके झाका था, इसके बाद हम खान सर का जो NTPC का सेट लाए थे उसमें 3 सेट और छूटा हुआ है, तो वो हम करा रहे हैं। वैसा नहीं है कि वो केवल NTPC के लिए है, वो ग्रुप D के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। और मैं जो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ ना वो धीरे धीरे ला रहा हूँ। मेरे पास अभी संसाधन कम है, मोबाइल से शूट करता हूँ। 1.5 GB जो आप लोग यूज करते हैं, मैं उसी 1.5 GB का यूज डाउनलोडिंग नहीं, अपलोडिंग में करता हूँ। एडिटिंग करना होता है, ऑफिस देखना होता है, ढेर सारा काम होता है, इसलिए देरी हो रहा है। लेकिन मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी कुछ पैसा आ जाए तो मैं सेटअप लगा लूँ, ठीक है, जिससे हमको आसानी हो जाए, समय बच जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।